लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्रिस्टल लैटिस के और यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था, और लेक्चर के एंड में हमने पढ़ा था कि यूनिट सेल टोटल कितने टाइप की होती हैं। यूनिट सेल हमने दो टाइप में क्लासिफिकेशन किया था। पहला था हमारे पास प्रिमिटिव और दूसरा था सेंटर्ड। प्रिमिटिव में एक ही टाइप की यूनिट सेल है जिसे हम सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं, और सेंटर्ड में हमें टोटल 3 टाइप की यूनिट सेल पढ़नी है। सेंटर्ड का मतलब है जिसमें एटम सेंटर में भी प्रेजेंट होगा। अब वो सेंटर फेस सेंटर हो सकता है, बॉडी सेंटर हो सकता है, तो उस बेस पर 3 क्लासिफिकेशन और है, जिसमें हमने सेंटर्ड को बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड 3 टाइप में हमने आगे डिवाइड किया था। तो सबसे पहले है हमारे पास प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, इसमें जो एटम्स होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, ऑल एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। मतलब अगर हम क्यूबिक यूनिट सेल लेकर चलते हैं तो इस क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स प्रेजेंट होंगे वो एटम्स क्यूब के कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे। इस तरीके से ये जो मैं बना रहा हूं, ये इस क्यूब के कॉर्नर पर ये एटम्स है। ठीक है, एक क्यूब के अंदर क्या क्या हो सकता है, बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल, एज, फेस, कॉर्नर, वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो टोटल यहाँ पर कितने क्यूब है, टोटल यहाँ पर 8 कॉर्नर्स हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट हुए, 8 एटम्स प्रेजेंट हुए। ठीक है, अच्छा, अब इन 8 एटम्स में हमको ये याद रखना है कि हम ये सिंपल एक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। इस यूनिट सेल में ये जैसे हम इस कॉर्नर एटम के बारे में अगर हम बात करें तो इस कॉर्नर एटम का सिर्फ इतना ही पार्ट यूनिट सेल के इस यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है। ये जो मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूं, सिर्फ इतना ही पार्ट क्या है, इस यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है। बाकी का जो पार्ट है ये पार्ट इस यूनिट सेल के बाहर है। अब इस यूनिट सेल के अगर बाहर होगा तो ये बाकी के यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। मतलब ये जैसे एटम है हमारे पास, तो ये इधर वाली यूनिट सेल, इसके पीछे जो यूनिट सेल है, इसके ऊपर जो यूनिट सेल है, ये टोटल उनके अंदर प्रेजेंट होगा। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि एक यूनिट सेल के अंदर अगर इस यूनिट सेल की हम अगर बात करें तो इस यूनिट सेल में अगर इफेक्टिव एटम्स काउंट किए जाएं, इफेक्टिव एटम्स का मतलब कि अगर हम इन सब पार्ट को, ये जितने भी एटम्स के पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर आ रहे हैं, टोटल काउंट करें तो इस यूनिट सेल के अंदर कितने पार्ट होंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहां पर, जिसे हम डिनोट करेंगे Z से। Z इक्वल टू नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, इसे हम Z से डिनोट करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल एटम इन वन यूनिट सेल। तो यहां पर देखो Z इक्वल टू, इस यूनिट सेल में एटम्स कहां पर प्रेजेंट है, कॉर्नर एटम पर, ओनली कॉर्नर है, कॉर्नर। और टोटल कॉर्नर एटम कितने हैं हमारे पास, 8 कॉर्नर एटम है। तो 8 तो कॉर्नर एटम हुए, और एक कॉर्नर एटम का पार्टिसिपेशन होता है 1/8, जो कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर जो Z की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 1 पार्टिकल, या हम बोल सकते हैं 1 एटम। इस यूनिट सेल के अंदर अगर ये छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाया जाए तो टोटल कितने एटम प्रेजेंट होंगे, इसमें ओनली 1 एटम ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये हुई हमारे पास Z की वैल्यू। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। सिंपल यूनिट सेल में एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोगों को पता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि जिस भी एटम के हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे हैं, उस एटम में ऐसे कितने उसके नेबर एटम हैं जो उससे डायरेक्टली टच हैं। मतलब उससे टच जितने भी एटम होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो, ये मैंने एक लैटिस की स्ट्रक्चर बनाई है यहां पर। इस लैटिस में क्या है, इस लैटिस में टोटल 8 यूनिट सेल बनाई गई हैं। अब अगर कंप्लीट सॉलिड में बात की जाए तो कंप्लीट सॉलिड में तो इनफाइनाइट यूनिट सेल हो सकती हैं। ये कंटिन्यू इधर जहां मैं डॉट लाइन कर रहा हूं, ये इधर भी फैली हुई हैं सब जगह। लेकिन हमें स्टडी करनी है एक छोटे से पार्ट पर, तो इसके लिए हमने 8 यूनिट सेल से मिली हुई एक लैटिस बनाई है। अब इस 8 यूनिट सेल में 8 क्यूब तुम क्लियरली देख सकते हो। एक शेड पार्ट करता हूं मैं, जैसे ये जो है, जो मैं शेड कर रहा हूं, ये शेडेड पार्ट एक क्यूब का है, आगे वाले क्यूब का। ठीक है, इसके पीछे की तरफ एक क्यूब है, नंबर दे देता हूं, जैसे ये नंबर 1 क्यूब है, ये पीछे की तरफ नंबर 2, ये इसके राइट साइड में नंबर 3, और इसके पीछे की तरफ नंबर 4, और इन 4 क्यूब के ऊपर की तरफ 4 क्यूब और हैं। तो टोटल कितने क्यूब है हमारे यहाँ पर, टोटल क्यूब है यहाँ पर 8 क्यूब, यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट है।
ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल यूनिट सेल के लिए अगर यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स अरेंज किए जाएं तो देखो एटम्स किस तरीके से अरेंज होंगे हमें पता है। एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एटम्स प्रेजेंट है यहाँ पर कॉर्नर पर। तो कॉर्नर एटम मैं यहां पर बना देता हूं। इस आगे वाले क्यूब के कॉर्नर एटम है ये टोटल 8 कॉर्नर एटम हो गए और इनसे मिलके एक क्यूब बना हुआ है, ये दिखाई दे रहा होगा। इसके पास वाले के अगर मैं बनाता हूं कॉर्नर एटम तो 8 कॉर्नर एटम ये हो गए। बाकी के ये तो कॉमन रहेंगे, जैसे ये एटम है ये इस क्यूब में भी कॉमन है, नीचे वाले 4 क्यूब में और ऊपर वाले 4 क्यूब में कॉमन रहेगा। ये इसके पीछे वाले क्यूब के 8 और वो उसके साइड वाले के 8 हो गए। ठीक है। ऊपर वाले क्यूब में अगर हम एटम्स अरेंज करें तो ये एटम्स अरेंज हो गए। ठीक है। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमें निकालना है तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहा हूं मैं इस एटम का जो बिल्कुल सभी के अंदर कॉमन है। ये कितने एटम से टच हो सकता है। यहां पर जो बीच में गैप दिखाई दे रहा है सिंपल यूनिट सेल में ये गैप नहीं होता। एक्चुअल में जो एटम है वो एटम किस तरीके से होता है, वो एटम इस तरीके से एक दूसरे से टच होते हैं। ठीक है। इनको मिलाकर यहां पर एक स्क्वायर बनता है। इसी तरीके से पीछे की तरफ भी एटम है, 4 एटम, उनको मिला के स्क्वायर बन रहा है और इनको सेंटर से मैच किया तो एक क्यूब बना। ठीक है। अब जब इस क्यूब को हम इस तरीके से बनाते हैं, शो करते हैं, तो बड़े एटम हम यहाँ पर बना नहीं सकते क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा दूर दूर डिनोट कर देते हैं सिंपल यूनिट सेल के अंदर। तो हमें याद रखना है कि यहाँ पर ये जो हमें गैप दिखाई दे रहा है ये कोई गैप है नहीं, ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसी है, ये इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर इनकी है। ठीक है। तो अब यहां पर देखो, देखने से हमें पता लगेगा कि कौन कौन से एटम इससे टच हैं। तो टच वाले एटम मैं थोड़े अलग कलर से कर देता हूं। ये एक एटम टच है, दूसरा एटम ये इससे टच है, ये पीछे वाला भी इससे टच होगा, ये आगे वाला भी इससे टच होगा, ये ऊपर वाला भी एटम इससे टच है और ये नीचे वाला एटम भी इससे टच है। देखो, बाकी इसके अलावा और कोई भी एटम इससे टच नहीं होंगे। ये जो डायगोनली है, डायगोनली से टच नहीं होंगे, ये थोड़े से दूर होंगे, गैप होगा उनके बीच में। तो टोटल ऐसे कितने एटम आ रहे हैं हमारे पास जो इससे टच हैं, वो है हमारे पास टोटल 6 एटम। तो यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल यूनिट सेल के अंदर हो जाएगा 6। ठीक है। ये डायग्राम मैं यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, बाकी हमें इस तरीके से डायग्राम से हमें एग्जाम में कुछ पूछा नहीं जाएगा, हमें डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो हमें डायरेक्टली याद रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर होता है 6। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। रिलेशन बिटवीन ए का मतलब है यहाँ पर एज लेंथ क्यूब की, एंड आर का मतलब है यहाँ पर रेडियस एटम की। वो किस तरीके से फाइंड करेंगे हम, देखो, जैसे हमारे पास सिंपल यूनिट सेल के अंदर मैंने बताया कि एटम की टचिंग कंडीशन क्या होती है। टचिंग कंडीशन का मतलब एटम कौन सा एटम किसको टच कर रहा है। ठीक है। तो ये हमारे पास एटम्स हैं, ये एटम्स हैं, इनके सेंटर को मैच किया जाए और पीछे वाले सेंटर को मैच किया जाए तो एक क्यूब बनता है जिसे हम सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है। तो यहां पर एज लेंथ क्या होगी क्यूब की, ये हमारे पास यहां से यहां तक की जो एज लेंथ है इसे डिनोट कर रहे हैं हम लोग ए से। ठीक है। और यहां पर एटम की रेडियस क्या है, एटम की रेडियस है यहां पर आर। तो अगर कंडीशन देखी जाए तो कंडीशन है हमारे पास कुछ इस तरीके से, ये एज है और दो एटम इस तरीके से यहां पर टच हैं। तो इसे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ए इज इक्व टू 2r। ए इज इक्व टू 2r क्योंकि यहां से यहां तक की रेडियस है r एंड यहां से यहां तक की एक रेडियस और है r। ठीक है। तो यहां पर a इक्वल टू क्या है हमारे पास 2r। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हमें याद रखना है, पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के काम आएगा जब हम पैकिंग एफिशिएंसी वाला।
ठीक है, तो इस यूनिट सेल के अंदर कौन कौन से पॉइंट हमको याद रखना है वो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सिंपल यूनिट सेल के अंदर एक तो हमें लैटिस पॉइंट याद रखना है। लैटिस पॉइंट की कंडीशन मतलब एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, एटम्स सभी कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है। दूसरा हमें याद रखना है एक यूनिट सेल के अंदर टोटल कितने एटम होते हैं, जिसे हम Z से डिनोट करेंगे। नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल इन यूनिट सेल, सिंपल के अंदर होता है वो 1। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमें याद रखना है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6, ये नीचे डायग्राम बना के मैंने बताया है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं, इसका इतना ज्यादा कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। तो ए एंड आर का क्या रिलेशन है, वो है हमारे पास ए इज इक्वल टू 2r, जिसे हम टचिंग कंडीशन भी बोलते हैं। ठीक है, कि एटम्स एक दूसरे को किस तरीके से टच करते हैं। ठीक है, ये हुआ सिंपल यूनिट सेल। अब हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूब, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एफसीसी। आगे जब भी वर्ड यूज में लिया जाएगा तो फेस सेंटर्ड क्यूब की जगह हम क्या बोलेंगे, इसे एफसीसी ही बोला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लैटिस पॉइंट की। इसके लैटिस पॉइंट कहां पर है, लैटिस पॉइंट का मतलब इसके अंदर एटम्स कहां पर प्रेजेंट है। तो इसके अंदर जो एटम्स है वो एटम्स प्रेजेंट है कॉर्नर एंड फेस सेंटर पर। तो लिख देते हैं हम ये, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर। ठीक है, अब देखो ये एक सिंपल यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल के अंदर हम बनाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से एटम बनाए जाएंगे। तो एटम्स हमको कहां रखना है, एटम्स हमको रखना है कॉर्नर्स पर। कॉर्नर पर एटम तो सभी यूनिट सेल के अंदर होंगे, क्योंकि उसी से मिलके क्यूब बना होगा। इन कॉर्नर एटम को जब हमने मैच किया तो इन्हीं से मिलके क्यूब बना है। तो ठीक है, ये कॉर्नर तो हुए, लेकिन साथ में फेस सेंटर पर भी होंगे। जैसे इस फेस के सेंटर पर हो जाएगा सेकंड फेस, थर्ड फेस, फोर्थ फेस, 4 फेस ये हो गए। एक ये पीछे वाला फेस होगा और एक ये आगे वाला फेस होगा। ठीक है, पीछे वाला फेस ये है हमारे पास और आगे वाला फ्रंट साइड वाला फेस ये हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास 6 एटम कहाँ हो चुके हैं, इस फेस पर हो चुके हैं। ठीक है, इनके हम कंट्रीब्यूशन के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, किसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का हमारे पास एक सिंपल डायग्राम हुआ। ठीक, अब हम बात करते हैं Z के बारे में, इफेक्टिव एटम्स के बारे में। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर टोटल कितने एटम होंगे, जिसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, Z से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो एटम्स के बारे में बात कर रहे थे, कहां कहां पर एटम प्रेजेंट है। तो यहां पर 8 तो कॉर्नर एटम है प्लस 6 फेस सेंटर एटम है। 8 कॉर्नर एटम का मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8, क्योंकि कॉर्नर एटम का पार्टिसिपेशन 1/8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय फेस सेंटर का पार्टिसिपेशन 1/2 पढ़ चुके हैं हम लोग पहले। तो 1 + 3 इज इक्वल टू ये हुआ हमारे पास 4। तो एक यूनिट सेल के अंदर जो Z की वैल्यू होगी, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू होगी, वो कितनी होगी, यहाँ पर 4 होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फेस सेंटर के बारे में, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हमें याद रखना है 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इसमें एक एटम बाकी 12 अदर एटम से टच होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। टचिंग कंडीशन भी इसे बोल सकते हैं हम लोग। टचिंग कंडीशन इसकी क्या है, देखो इसमें कौन कौन से एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। डायग्राम देख के हमें पता लगेगा कि यहां पर जैसा हमने सिंपल के अंदर किया था कि कॉर्नर एटम एक दूसरे से टच होते हैं, लेकिन इन 4 के बीच में, यहां पर जिनको पार्ट को मैं शेड कर रहा हूं, ये शेडेड पार्ट के बीच में, इन 4 क्यूब के बीच में अगर ये चारों एटम एक दूसरे से टच हैं तो ये बीच में फेस सेंटर नहीं आ सकता। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर फेस सेंटर डाला हुआ है, इसका मतलब ये कॉर्नर एटम एक दूसरे से थोड़े से दूर हट जाएंगे,
तो यहाँ पर कॉर्नर एटम एक दूसरे से टच नहीं होंगे। टच कौन से होंगे? ये 3 एटम एक दूसरे से टच हो सकते हैं, फेस डायगोनल वाले। ये जो 3 एटम है, ये 3 एटम एक दूसरे से टच हो सकते हैं। तो अब यहां पर देखो कि नंबर दे देता हूं मैं ए, बी एंड सी, ये नेमिंग किया। तो यहां पर जो ए बी लेंथ है वो ए बी लेंथ है हमारे पास ए, जो बीसी लेंथ है वो बीसी लेंथ है हमारे पास ए, क्योंकि ये एज है। और जो हमारे पास एसी लेंथ है, ये एसी लेंथ है हमारे पास फेस डायगोनल के बराबर। तो अगर हम डायग्राम देख के इसे बनाने की कोशिश करें तो देखो किस तरीके से एटम्स हैं। यहां पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, डायग्राम में देखोगे तो ए बी एंड सी, यहां पर ए बी है ए, बी सी है ए, हमें निकालना है ए सी। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम देखें तो यहां पर आएगा ए सी स्क्वायर इज इक्व टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी इज इक्व टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास रूट 2a। तो रूट 2a हमारे पास फेस डायगोनल आया एसी में। अब इसमें फेस डायगोनल में कंडीशन देखो कौन कौन से एटम किस किस तरीके से प्रेजेंट है। इस फेस डायगोनल के कॉर्नर पर 2 एटम प्रेजेंट है और सेंटर पर 1 एटम प्रेजेंट है। तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। कि अगर यहां पर ये फेस डायगोनल है, ये टचिंग कंडीशन हमने लिया हुआ है, तो इसमें ये तो हुए हमारे पास कॉर्नर एटम, ठीक है, और ये हुआ हमारे पास फेस सेंटर एटम। तो देखने से पता लग रहा है कि कितने आर आएंगे। ये एसी है और ये बी पॉइंट हो जाएगा। तो एक आर ये रहा रेडियस में, एक आर ये रहा, और ये पूरा डायमीटर है, तो यहां से यहां तक होगा हमारे पास 2r। तो टोटल जो कंडीशन आई वो आई हमारे पास 4r के बराबर एसी हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 एसी की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, यहां पर आएगा हमारे पास 4r इक्वल टू रूट 2a। तो ये हमारे पास a एंड r के बीच का रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हर जगह काम आएगा, हर न्यूमेरिकल के अंदर काम आएगा। या फिर हम इसे बोल सकते हैं इस तरीके से a इज इक्व टू 4r बाय रूट 2, जिसे कट करेंगे तो a इज इक्व टू हो जाएगा हमारे पास 2 रूट 2 r। कोई सा भी रिलेशन हम इसमें से याद रख सकते हैं। तो एफसीसी में हमें याद रखने वाले पॉइंट कौन कौन से हैं देखो। सबसे पहला है हमारे पास लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट में क्या याद रखना है? एटम्स है कॉर्नर पर और फेस सेंटर पर। सेकंड पॉइंट है हमारे पास z की वैल्यू। एफसीसी के अंदर z की वैल्यू होती है 4। कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा हमारे पास 12। और a और r का रिलेशन क्या हो जाएगा? 4r इज इक्व टू रूट 2a। ये वैल्यूज हमें यहाँ पर इस तरीके से याद रखनी है। नेक्स्ट टाइप का यूनिट सेल है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूब, जिसे हम क्या बोलेंगे शॉर्ट में? बीसीसी। बीसीसी यूनिट सेल। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट सेम लैटिस पॉइंट के बारे में। इसके लैटिस पॉइंट्स कहां होंगे? तो जैसा हमें पता है कॉर्नर पर तो एटम्स होते ही हैं। एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड, नाम से पता लग रहा है बॉडी सेंटर, तो एक एटम बॉडी के सेंटर में होना चाहिए। तो एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर, ठीक है। पोजीशन देखो डायग्राम के अंदर किस तरीके से होगी एटम्स की। कॉर्नर्स पर एटम बना देते हैं, एंड एक एटम हमें बनाना है इस क्यूब के बॉडी सेंटर पर, और ये बॉडी सेंटर इसके बॉडी डायगोनल में से होते हुए निकलेगा, ठीक है। जैसे अगर हम यहां पर बॉडी डायगोनल ड्रॉ करें, बॉडी डायगोनल क्या होगा? जैसे बताया था हमने क्यूब के अंदर बॉडी डायगोनल किस तरीके से हो सकता है? अपोजिट एटम्स। तो अगर इनको मैच किया जाए तो ये इस तरीके से क्यूब के सेंटर में से निकलेगा, और इस क्यूब के सेंटर में ही क्या प्रेजेंट होता है? इस क्यूब के सेंटर में ही ये बॉडी सेंटर एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है।
नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, देख सकते हैं हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर किस तरीके से निकालेंगे कि अगर हमारे पास ये बॉडी सेंटर एटम है तो ये कितने एटम से टच होगा, ये 8 कॉर्नर एटम से टच है यहाँ पर। ठीक है, ये जो 8 कॉर्नर एटम्स दिखाई दे रहे हैं इनसे कंटिन्यूअसली टच है, तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8। डायरेक्टली हमें याद रखना है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास Z की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में टोटल कितने एटम होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कितने एटम प्रेजेंट है। यहाँ पर 8 कॉर्नर एटम प्रेजेंट है प्लस एक बॉडी सेंटर एटम प्रेजेंट है। तो 8 कॉर्नर, एक कॉर्नर का 1/8 पार्टिसिपेशन है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 प्लस एक बॉडी सेंटर है, तो इस बॉडी सेंटर का पार्टिसिपेशन इस क्यूब के अंदर कितना है, ये तो पूरा का पूरा इसी क्यूब के अंदर है, बाकी के साथ तो किसी में शेयरिंग में है ही नहीं, तो इसका पार्टिसिपेशन कंप्लीटली 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 एटम्स। तो यहां पर जो Z की वैल्यू है वो Z क्या है हमारे पास 2 एटम्स के इक्वल है। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टचिंग कंडीशन। तो टचिंग कंडीशन में हमको देखने से ही पता लग रहा है कि ये टचिंग कंडीशन में कौन कौन से एटम यहां पर टच हैं। यहां पर टच है ये बॉडी डायगोनल वाले एटम, तीनों एटम एक दूसरे से टच होंगे। तो बॉडी डायगोनल के एटम्स अगर हम यहां पर ड्रॉ करें, ठीक है, ये बॉडी डायगोनल हमने मान लिया, नेमिंग कर देते हैं इसकी AC। अगर ये AC है तो इस AC में टोटल कितने R होंगे, इस AC में टोटल 4 R होंगे, जैसा हमने प्रीवियसली देखा था कि यहां पर एक R हो जाएगा, दूसरा R यहां से और यहां तक, इन दोनों वैल्यूज में एक R यहां हो जाएगा, और बीच में एक कंप्लीटली एटम है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी 2R। तो बॉडी डायगोनल क्या हो जाएगा AC इक्वल टू 4R। तो अब इस AC की अगर हम लेंथ निकाल लेते हैं तो हमारे पास A एंड R के बीच का भी रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो डायग्राम अच्छे से देखो पहले एक बार, फिर उसके बाद हम इसकी लेंथ निकालेंगे ट्रायंगल ड्रॉ करके। हमने नेमिंग किया इस तरीके से, ये A है, ये C है। ट्रायंगल किस तरीके से बनेगा, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है जहां पर मैं पॉइंट दे रहा हूं A B एंड C, तो ट्रायंगल ABC हमें यहां पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये जो ABC है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, 90 डिग्री यहां पर कहां बन रहा है, ये 90 डिग्री यहां पर एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर BC की लेंथ देखोगे तो BC की लेंथ है यहां पर A, क्योंकि ये एक एज है। ठीक है, AB की लेंथ देखोगे तो AB की लेंथ है यहां पर √2a। ठीक है, √2a क्यों, क्योंकि AB क्या है यहाँ पर फेस डायगोनल है, और फेस डायगोनल की लेंथ अभी हमने थोड़ी देर पहले FCC यूनिट सेल के अंदर मेजर की थी। तो यहां पर अब जब हम AC की वैल्यू निकालेंगे तो AC की वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। किस तरीके से, यहां पर देखो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बन रहा है हमारे पास, एक लाइन ड्रॉ थी ये जिसे हम बॉडी डायगोनल बोल रहे हैं AC। ठीक है, उसके बाद B पॉइंट तक ये आई है, ये BC है हमारे पास, BC है एज, और AB जो बन रहा है AB है हमारे पास फेस डायगोनल, डायग्राम में देख सकते हैं हम लोग, तो ये A है, ये √2a है। तो AC हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AB² प्लस BC²। तो AC इक्वल टू अंडर रूट AB² कितना है हमारे पास A² प्लस BC² कितना हो जाएगा हमारे पास 2a²। तो AC की वैल्यू आई √3a। तो हमें आगे के लिए भी याद रखना है कि जो बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है वो कितनी होती है √3a। तो AC आया √3a और AC आया 4R, इन दोनों को इक्वल रख देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास √3a इज इक्वल टू 4R।
ठीक है, ये रिलेशन हमें बॉडी डायगोनल के लिए याद रखना है। तो अब देखते हैं बॉडी डायगोनल में कौन कौन से हमारे पास पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट था हमारे पास इसका लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट कहां पर है? एटम्स, ऑल एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर। कॉर्नर और बॉडी सेंटर पर एटम प्रेजेंट होंगे। दूसरा है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका? 8। तीसरा है z की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल, वो है 2। और टचिंग कंडीशन में हमने देखा कि बॉडी डायगोनल वाले एटम्स एक दूसरे से टच होते हैं। तो 4r इज इक्वल टू √3a, ये a और r के बीच का रिलेशन। ये पॉइंट्स हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, डायग्राम में क्लियरली दिखाई दे सकता है टचिंग कंडीशन ये है AC। यहाँ पर 1r, 2r एंड 1r। तो ये जो हमारे पास लेंथ है ये है √3 है। ठीक है, तो हमें याद रखना है एज होता है a, फेस डायगोनल √2a, बॉडी डायगोनल √3 है। इसी से हम सारी वैल्यूज यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तक हम पढ़ चुके हैं BCC। नेक्स्ट है हमारे पास एंड सेंटर्ड। ठीक है, तो एंड सेंटर्ड में हमें बहुत कुछ याद नहीं रखना है। एंड सेंटर के हमारे पास लैटिस पॉइंट याद रखने होते हैं सिर्फ, वो लैटिस पॉइंट मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये है एंड सेंटर्ड क्यूब, बहुत कम काम आने वाला है, जिसे हम ECC बोलते हैं। तो इस ECC के लिए जो लैटिस पॉइंट होंगे वो लैटिस पॉइंट है, देखते हैं डायग्राम में। कॉर्नर्स तो है, ठीक है, कॉर्नर्स हमारे पास होते ही हैं जिनसे मिलके क्यूब बना होता है। तो 8 कॉर्नर एटम एंड 2 पैरेलल फेस पर एटम। अब वो पैरेलल फेस कोई सी भी हो सकती है, या तो हम ऊपर नीचे वाली सेलेक्ट कर सकते हैं, या लेफ्ट राइट वाली, या आगे पीछे वाली। तो अगर मैं ऊपर नीचे वाली सेलेक्ट करूं, एक एटम को मैंने यहां पर रखा, तो दूसरा एटम इसके जस्ट सामने आएगा, अल्टरनेट फेस पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये सामने वाली फेस पर एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, इसे बोला जाएगा ECC। तो इसके जो लेटिस पॉइंट है, अब उसको हम डिफाइन करें तो वो है हमारे पास ऑल कॉर्नर एटम प्लस 2 पैरेलल फेस, 2 पैरेलल फेस सेंटर। यहां पर एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात कर लेते हैं हम। यहां पर Z की वैल्यू क्या होगी? टोटल एटम्स इन 1 यूनिट सेल। तो यहां जो Z होगा, देखो एटम्स है यहां पर ऑल कॉर्नर्स प्लस 2 फेस सेंटर। तो कॉर्नर एटम है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 पार्टिसिपेशन के हिसाब से, प्लस 2 फेस सेंटर है, और एक फेस सेंटर का पार्टिसिपेशन होता है 1/2। तो ये आया हमारे पास 1 + 1 = 2 एटम, जो कि BCC में भी हमारे पास ऐसा ही था। ठीक है, तो Z की वैल्यू हुई यहाँ पर 2 एटम। ये ECC है। ठीक है, ECC इतना ज्यादा काम नहीं आता, सबसे ज्यादा काम आने वाला है FCC, उसके बाद BCC एंड सिंपल। लगभग इन 3 यूनिट सेल में हमारे पास काम हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके थोड़े से न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड पैकिंग एफिशिएंसी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक।